Hello students, I am Dr. Anil Bhatnagar working at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pandhagar, Uttarakhand, and I am giving a series of nutrients. And in this series today we will learn about the phosphorus. And phosphorus is a Greek term and it is a consist of two terms, phospho and phorus. So this phosphorus is Greek term, Greek word, phospho, phos plus phorus. Okay, and this phos means light. This phos means light, and phorus means beer. Okay, so it means this light beer. Since this element glow in the dark, that's why it is known as phosphorus. So जो phosphorus इसका नाम पड़ा है, इसके चमकने के कारण ही इसका नाम phosphorus पड़ा है. As far as its state is concerned, it is occur in highly oxidized state in rocks. तो जो इसकी state है वो oxidized form में है, reduced form में रॉक्स में, मिनरल्स में अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही अवेलेबल होता है. एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ H2PO4 and HPO4-. Okay, so these are the orthophosphate form, primary orthophosphate and secondary orthophosphate form. Okay, and this phosphorus is not absorbed by this PO4. इस फॉर्म में फास्फोरस अवेलेबल नहीं है प्लांट को. जो अवेलेबल फॉर्म है वो केवल कौन सी है, H2PO4 एंड HPO4. इस बात को आप ध्यान करें कि ये फॉर्म सॉल्यूशन में तो एग्जिस्ट कर सकती है PO4, लेकिन प्लांट इस फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं करता है. जो एब्जॉर्प्शन फॉर्म है वो कौन कौन सी, ये दोनों फॉर्म. ओके, एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन दिस H2PO4 and PO4 are not reduced. Okay, nitrate and sulfate, these are in oxidized form and these forms are reduced in the plant, but phosphate forms are not reduced. So if we see the nitrate, sulfate, and these forms are reduced in the plant, but this phosphate form these forms are not reduced. Okay, and they remain in oxidized form. So this type of nutrition is different. दोनों ही देखिए, नाइट्रेट सल्फेट ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, फॉस्फेट भी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, लेकिन आफ्टर एब्जॉर्प्शन नाइट्रेट एंड सल्फेट क्या होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं प्रोटीन में, दूसरे कंपाउंड्स में. लेकिन जो फास्फोरस है वो रिड्यूस नहीं होता है, इसी अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट को मेंटेन रखता है. तो ये इसका नेचर है फास्फोरस का, इसका हाईली ऑक्सीडाइज स्टेट में होना, चाहे प्लांट के अंदर रहे चाहे मिनरल के अंदर रहे, क्या रहता है, ऑक्सीडाइज स्टेट में रहता है. एंड इट हैज़ वेरी हाई रिएक्टिविटी, बहुत हाई रिएक्टिविटी रखता है. इस कारण से सॉइल के अंदर भी, हम रॉक्स के अंदर भी हम इसके कोई ऐसे सिंपल कंपाउंड नहीं देखते हैं, तुरंत रिएक्टिव हो जाता है. यही रीज़न होता है कि सॉइल सॉल्यूशन में जब ये रहता है तुरंत रिएक्टिव होकर आयरन के साथ या एल्युमिनियम के साथ या कैल्शियम के साथ, किसी भी अधिकतर इनके साथ ये कंपाउंड्स बना देता है. और ये कंपाउंड्स कैसे हो जाते हैं, इनसॉल्युबल और प्लांट पे अवेलेबल नहीं होते हैं. तो ये एक कुछ कैरेक्टर्स थे. अब इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे कि फास्फोरस के प्लांट्स में क्या क्या फंक्शन है. सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन phosphate ion may remain in the plant in the form of inorganic phosphate. So first major form is in inorganic phosphate form. प्लांट के अंदर ही inorganic phosphate form में रह सकता है, ये इसकी फॉर्म रहती है. Number 2, it may be esterified to a carbon chain, okay, and make the simple ester. तो esterified हो जाता है ये. और जनरली कौन से एस्टर्स रहते हैं, शुगर के साथ एस्टर्स बनाते हैं, लाइक glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate. So it is esterified and make
compound with the carbon chain. Okay, so phosphate esters are abundant in plant cell. And third form may be that this inorganic phosphate combined with the another phosphate. So these may be a phosphate-phosphate linkage, and this is pyrophosphate bond. These are pyrophosphate bond. And these bonds have high energy. तो जब ये phosphate bond टूटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. तो ये जो मेन 3 फॉर्म में प्लांट में फास्फोरस रहेगा. तो ये जो फॉर्म होती है इसमें 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर के लिंकेज बना लेते हैं, और ये लिंकेज काफी लंबी हो सकती है. पॉलीफॉस्फेट भी हो सकते हैं, इसकी आगे हम आगे स्टडी करेंगे. तो ये मेजर फॉर्म है जिस फॉर्म में फास्फोरस प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करता है. नाउ फंक्शन ऑफ फास्फोरस इन प्लांट, नंबर 1 इज it is a part of DNA and RNA. DNA and RNA. तो आप ये समझते होंगे कि DNA RNA केवल नाइट्रोजन नहीं है. नाइट्रोजन के जब मैंने मेटाबॉलिक फंक्शन बताए थे तो मैंने बताया था फास्फोरस भी इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज DNA and RNA are formed by nucleotide. So phosphorus is also a component of this nucleotide, because these nucleotides made up of phosphate plus nucleoside, and these nucleosides consist of ribose sugar and nitrogen base, and further these nitrogen base consist of purine and pyrimidine. Okay, so here clearly you can see this phosphate ions are component of DNA and RNA. अब किसी भी सेल के लिए रेप्लिकेशन होने के लिए, उसकी लिविंग होने के लिए DNA और RNA का होना बहुत जरूरी है. जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA और RNA में ही है. तो इसका मतलब हम यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि फास्फोरस का DNA RNA बनने के लिए कितना जरूरी है. तो क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में आते हैं कि डीएनए में क्या होता है, कौन सा एलिमेंट है, तो उसमें केवल ओनली नाइट्रोजन लिखा है तो वो गलत हो जाएगा. कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन भी एंड फास्फोरस, बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए. तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर में, उनके फॉर्मेशन होने में. अनदर फंक्शन ऑफ फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन. ओके, एंड मेम्ब्रेन, biomembrane are consist of mainly lipid and protein. Lipid plus protein. Okay, तो हम जानते हैं कि बायोमेम्ब्रेन का रहेगा लिपिड एंड प्रोटीन रहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है. तो जितनी भी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं बायोमेम्ब्रेन की, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू आयन परमिएशन, किससे डिसाइड होती हैं? लिपिड एंड प्रोटीन से. और इन लिपिड्स में क्या रहते हैं? मेनली फॉस्फोलिपिड्स. तो जो फास्फोलिपिड्स बायोमेम्ब्रेन में रहते हैं उस कारण से ये क्या डिसाइड करते हैं मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि कौन सी आयन की परमिलिटी होगी, किस आयन की परमिलिटी नहीं होगी. तो परमिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड बाय दिस फास्फोलिपिड्स. तो मेम्ब्रेन का एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, मेम्ब्रेन जो बन रही है, सेल मेम्ब्रेन जो बन रही है, उसके लिए फास्फोरस की जरूरत है. दूसरा, जो आयन मूव कर रहे हैं क्रॉस मेम्ब्रेन, उनकी प्रॉपर्टीज भी कौन डिसाइड करेगी? ये फास्फोलिपिड्स डिसाइड करते हैं. तो यहाँ फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है मेम्ब्रेन के बनने में और मेम्ब्रेन की आयन परमिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने. नेक्स्ट रोल ऑफ फास्फोरस इज इन एनर्जी ट्रांसफर. ये जो रोल है सभी को लगभग पता होगा कि फास्फोरस का रोल कैसे एनर्जी ट्रांसफर करने में. एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी की जब हाइड्रोलिसिस होती है, एटीपी स्प्लिट करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है. तो ये बहुत कॉमन फंक्शन है फास्फोरस का. तो इसमें एटीपी कैसे एनर्जी रिलीज करती है? तो एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होगा, एटीपी प्लस वाटर, देन इट फॉर्म एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो
तो यहाँ से जो फास्फेट रिलीज होगा, जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा और उस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी करीब रहती है 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल ये एटीपी का एनर्जी कंटेंट है। एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि एक एटीपी मोल से कितना एनर्जी मिलती है। दैट एटीपी may be hydrolyzed into adenosine monophosphate AMP and then pyrophosphates are released and energy is 45.6 kilojoule per mole। तब जो है 45.6 एनर्जी मिलेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें कैसे एटीपी इन्वॉल्व रहती है ये भी हमें देखना जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर हम देखें इसका, तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C10H16O13 N5P3। तो ये देखिए एटीपी में C है, H है, O है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो यहाँ एक अगेन क्वेश्चन आ सकता है कि एटीपी में कौन सा एलिमेंट होता है। तो आप पहले ऑप्शन में तुरंत फास्फोरस लिख देंगे जो गलत हो जाएगा। एटीपी में नाइट्रोजन भी है एंड फास्फोरस भी है। अब इसमें हम देखें कैसे नाइट्रोजन इसमें इन्वॉल्व रहती है। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका मतलब इसमें एडेनिन है, तो एडेनिन है तो इसमें क्या होगी, नाइट्रोजन होगी। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे रहता है। एटी This is adenine and it is attached with ribose sugar. Then phosphates ions are attached. So this is formula of ATP, adenosine triphosphate. So this is adenosine triphosphate, that is ATP. Then this is adenosine diphosphate, ADP. And this is adenosine monophosphate, AMP. तो इसको हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमें देखिए नजर आता है एडेनिन के साथ कौन अटैच है, राइबोस शुगर अटैच है और उसके साथ फास्फेट अटैच है। अगर सिंगल फास्फेट है देन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मींस 1, देन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, दो फास्फेट जुड़े हुए हैं, डाई माने दो, देन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो कितने जुड़े हुए फास्फेट, 3 फास्फेट जुड़े हुए हैं। तो जैसे जिन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं पायरोफॉस्फेट बॉन्ड से, जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना बार ये बॉन्ड टूटेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इसका मतलब कि एटीपी से एडीपी निकलेगा तो एनर्जी निकलेगी और एटीपी से फिर एमपी अगर बनता है तो दो बॉन्ड टूटेंगे तो फिर फर्दर ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो ये एक एनर्जी के उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फास्फोरस का, जो उसके बॉन्ड से डिसाइड होती है एनर्जी। ओके, तो ये बॉन्ड कैसे बनते हैं इसकी बहुत एक डीप केमिस्ट्री है, इसमें हमें बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम इतना समझना चाहिए कि जब बॉन्ड बनते हैं तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है और इन एनर्जी से ही सेल को बाकी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं। तो एटीपी का बनना बहुत जरूरी है मेटाबॉलिक फंक्शन में। अब ये एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, तो देखिए 3 तरह से एटीपी का सिंथेसिस हो सकता है सेल में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो फोटोसिंथेसिस में होगा, नहीं सॉरी रेस्पिरेशन में होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेस्पिरेशन में होगा, देन फोटोफॉस्फोराइलेशन जो फोटोसिंथेसिस में होगा, और सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो सकता है जो ग्लाइकोलाइसिस में होता है। जब सब्सट्रेट बनते हैं तो उसके बीच में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो 3 तरह से एटीपी फॉर्मेशन हो सकता है और ये एटीपी ही पूरी सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को डिसाइड करती है। इस कारण से फास्फोरस को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी।
तो जो एनर्जी देने का जो काम है किसका है, फास्फोरस का है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एटीपी में एडेनिन भी है, इसका मतलब इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व है। तो एटीपी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था फार्मूला, उसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व और फास्फोरस इन्वॉल्व है। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है जब नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही इन्वॉल्व है तो फिर फास्फोरस क्यों एनर्जी दे रहा है, नाइट्रोजन एनर्जी क्यों नहीं दे रहा है। तो देखिए फिर से इसकी केमिस्ट्री थोड़ा सा देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो एनर्जी रिलीज होती है इन फास्फेट बॉन्ड के रिलीज होने से होती है, नाइट्रोजन से नहीं हो रही। नाइट्रोजन तो यहाँ फिक्स हो गया है, तो ये बॉन्ड कहाँ टूट रहे हैं, फास्फेट के बॉन्ड टूट रहे हैं, इस कारण से एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। और यही एनर्जी से सारे फंक्शन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म हो, शुगर का ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी प्लांट के अंदर एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस हैं सारे किससे गवर्न हो रहे हैं, इस एनर्जी से गवर्न हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर प्लांट के अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन कम होंगे और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फास्फोरस इज रिलेटेड विद द regulatory role of inorganic phosphate in starch synthesis and carbon fixation. So this inorganic phosphate regulate the starch synthesis in chloroplast. इसको हम देखते हैं कैसे ये रेगुलेट कर रहा है स्टार्च सिंथेसिस को और CO2 फिक्सेशन को। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, मैं ये बहुत रफ स्केच से आपको समझा रहा हूं कि कैसे इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट काम करता है। दिस इज RuBP एंजाइम, RuBP एंजाइम एंड CO2 यहां से कंबाइन होगी RuBP से, इससे क्या बनेंगे, ट्रायोस फास्फेट बनेंगे, ट्रायोस फास्फेट। और कुछ ट्रायोस फास्फेट किसमें चले जाएंगे, RuBP के रीजनरेशन में यूज हो जाएंगे। बाकी जो ट्रायोस फास्फेट होंगे वो कहां आएंगे, स्टार्च का सिंथेसिस करेंगे स्ट्रोमा के अंदर। तो यहां जो ट्रायोस फास्फेट से क्या होगा, दूसरे प्रोसेस क्या होंगे कि स्टार्च बनेगा यहां। ये मैं एक बहुत ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। और इस स्टार्च को बनने के लिए ATP ग्लूकोज फास्फोराइलेज एंजाइम की जरूरत होती है। ADP ग्लूकोज फास्फोराइलेज एंजाइम। ओके, तो ये जो एंजाइम है यहां पे है, यहां पे काम करेगा। ओके, उससे क्या होगा, इस स्टार्च की सिंथेसिस होगी। लेकिन ये जो ADP ग्लूकोज फास्फोराइलेज एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है किससे, इनऑर्गेनिक फास्फेट से। अगर इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर इनऑर्गेनिक फास्फेट है, मान लिया कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक फास्फेट है, क्योंकि यहाँ ADP से PI बनेगा, फिर ATP टूटेगा तो इनऑर्गेनिक फास्फेट रहेंगे और मेटाबॉलिक पोल में या साइटोप्लाज्म में या वैक्यूल में रहेंगे, वहां से ये इसका रिलेशन बना रहता है। और इनऑर्गेनिक फास्फेट अगर है तो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी और फिर स्टार्च का सिंथेसिस नहीं होगा। ये तब होगा जब इनऑर्गेनिक फास्फेट स्ट्रोमा के अंदर है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो ट्रायस फास्फेट है ये कहां आते हैं, ये ट्रायस फास्फेट बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। यहां साइटोप्लाज्म है और ये ट्रायस फास्फेट का फिर फर्दर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कन्वर्जन होकर कहां बन जाता है, सुक्रोज में। और इस सुक्रोज का क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, जहां प्लांट को उसकी जरूरत है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में करके बता रहा हूं। तो इस ट्रायस फास्फेट का बाहर कैसे आता है, तो देखिए इसमें एक ट्रांसलोकेटर होता है, फास्फेट ट्रांसलोकेटर होता है, तो यहां पे रहता है फास्फेट ट्रांसलोकेटर। ये ट्रांसलोकेटर है, ये ट्रांसलोकेटर क्या करता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट को अंदर करता है और ट्रायस फास्फेट को बाहर ले आता है। तो ये एक मैकेनिज्म चलती है इस ट्रांसलोकेटर से, जो इनऑर्गेनिक फास्फेट को अंदर लाता है और ट्रायस फास्फेट को बाहर कर देता है और उसका फिर सुक्रोज में सुक्रोज फास्फेट, ग्लूकोज फास्फेट, फ्रक्टोज फास्फेट बनकर के फाइनली उसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है।
ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब इसमें देखिए इनऑर्गेनिक फास्फेट का क्या रोल है। देखिए अगर ये इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो क्या होगा, ट्राइस फास्फेट बाहर नहीं आएंगे। क्यों आ रहे हैं वो ट्राइस फास्फेट? इस ट्रांसलोकेटर की वजह से आ रहे हैं। तो क्या होगा, ट्राइस फास्फेट अंदर रहेंगे, ठीक है। अब जो ट्राइस फास्फेट अंदर रहेंगे तो वो सुक्रोज नहीं बनेगा, ओके। दूसरा क्या है कि अगर ये पीआई नहीं अंदर आया तो क्या होगा, स्टार्च का सिंथेसिस ज्यादा होने लगेगा, ओके। तो इसका अंदर आना जरूरी है, एक तो ट्राइस फास्फेट को बाहर करने के लिए और फर्दर लीफ के अंदर स्टार्च सिंथेसिस को रोकने के लिए। तो इनऑर्गेनिक फास्फेट ने दो काम किए। पहला तो काम क्या किया, ट्राइस फास्फेट को बाहर किया साइटोप्लाज्म में लाने के लिए। दूसरा काम क्या किया, स्टार्च का सिंथेसिस रोका। अब मान लीजिए कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई लीफ में, तब क्या होगा, ये फास्फेट अंदर नहीं आएगा। जब अंदर नहीं आएगा तो ट्राइस फास्फेट बाहर नहीं जाएंगे, तो इस एडीपी ग्लूकोज फास्फोरिलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिविटी किससे इनहिबिट हो रही थी, इनऑर्गेनिक फास्फेट से हो रही थी। तो स्टार्च का सिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही रीजन होता है कि अंडर फास्फोरस डिफिशिएंसी स्टार्च एक्युमुलेशन टेक प्लेस इन लीव्स। तो ऐसे केस में क्या होगा, स्टार्च लीव्स के अंदर एक्युमुलेट करने लगेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल है फास्फोरस का CO2 फिक्सेशन के लिए और स्टार्च सिंथेसिस के लिए। तो ये एक छोटा सा डायग्राम आपकी समझ में आना चाहिए कि कैसे इनऑर्गेनिक फास्फेट स्टार्च सिंथेसिस को और CO2 फिक्सेशन को हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलोकेशन है, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होने के लिए यहाँ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी किससे आती है, फास्फोरस से आती है। एटीपी बनाएगा, तो एटीपी की अगर डेफिशिएंसी है तो ये फर्दर ट्रांसलोकेशन भी नहीं होगा, फ्लेम लोडिंग नहीं होगी शुगर की। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फास्फोरस की डेफिशिएंसी होने से। तो एक जनरल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि व्हाई डू स्टार्च एक्युमुलेट इन लीव्स अंडर फास्फोरस डेफिशिएंसी। तो क्या रीजन होगा उसका कि इनऑर्गेनिक फास्फेट कम होने की वजह से एडीपी ग्लूकोज फास्फोरिलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्टार्च ज्यादा बनेगा। दूसरा, ट्राइस फास्फेट की एग्जिट नहीं होगी, इसमें साइटोप्लाज्म में ये मूव नहीं कर पाएगा, ओके। तो उस कारण से क्या होगा, प्लांट के अंदर तो लीफ में तो सुक्रोज सिंथेसिस कम होगा लेकिन स्टार्च सिंथेसिस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट रोल ऑफ फास्फोरस इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीफॉस्फेट। पॉलीफॉस्फेट्स क्या होते हैं, पॉली मींस कई और फास्फेट जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है। तो जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है इसकी लिंकेज पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर बनते चले जाते हैं और मोर देन 500 तक ये लीनियर पॉलीमर हो सकते हैं, ओके। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट की चेन हो सकती है। तो ये जो पॉलीफॉस्फेट की एक लंबी चेन बन जाती है और इस चेन में क्या होता है, ये बॉन्ड रहते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब अगर ये पॉलीफॉस्फेट ज्यादा बन रहा है तो प्लांट के अंदर एनर्जी स्टोरेज भी हो रही है। तो ये इनका फंक्शन जो होता है, तो पहले तो क्या हुआ प्लांट के अंदर, एनर्जी स्टोरेज। सेकेंड इज इन फास्फोरस न्यूट्रिशन, क्योंकि क्या करेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करेगा और फास्फोरस दूसरे फंक्शन में यूज होगा। तो फास्फोरस न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं ये। एंड अनदर फंक्शन ऑफ पॉलीफॉस्फेट इज, इसमें देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज रहता है और उसके साथ क्या रहता है, ये फास्फेट आयंस क्या करते हैं, कैटायंस के साथ अटैच हो जाते हैं। तो कैटायन को भी होल्ड करके रखते हैं, तो कैटायन एक्सचेंज का वर्क भी करते हैं, कैटायन एक्सचेंज के। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलीफॉस्फेट के। एक तो एनर्जी को लेवल को मेंटेन रखना, जब चाहे प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं, फास्फोरस को प्रोवाइड करते हैं और कैटायन एक्सचेंज का वर्क करते हैं। अब ये जो पॉलीफॉस्फेट का जो फॉर्मेशन है प्लांट के अंदर, जनरली ये फंजाई, बैक्टीरिया और हायर प्लांट्स में है ये, ओके। अब फंजाई में बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर से माइकोराइजा फंजाई जो है, माइकोराइजा फंजाई क्या करती है, माइकोराइजा फंजाई कहाँ रहती है, रूट में रहती है, रूट को घेरे रखती है इस तरह से। ये रूट को मान लीजिए ये प्लांट है, तो ये माइकोराइजा फंजाई यहाँ रूट के साथ राइजोस्फीयर में इस तरह से रहती है, इनॉक्यूलेशन रहता है, ओके। तो एक तो क्या होता है, रूट का सरफेस
एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, और यहां से क्या करेगी, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेगी, पीआई को, ओके। और यहां क्या बनेंगे, पॉलीफॉस्फेट्स बनेंगे। फंजाई क्या करेगी, पॉलीफॉस्फेट का सिंथेसिस करेगी। बहुत अच्छी एबिलिटी होती है फंजाई के अंदर पॉलीफॉस्फेट का सिंथेसिस करने के लिए, और ये फॉस्फेट फिर क्या कर देती है, प्लांट को ट्रांसलोकेट कर देती है। तो इस तरह से फास्फोरस के न्यूट्रिशन में ये माइकोराइजा फंजाई हेल्प करती है बाय सिंथेसिस ऑफ पॉलीफॉस्फेट। और ये माइकोराइजा फंजाई का दूसरा एडवांटेज क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन को भी हेल्प करती है। तो माइकोराइजा फंजाई के बहुत एडवांटेज हैं, और पर्टिकुलरली फास्फोरस न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। तो आपकी समझ में आया होगा कि कैसे जो है माइकोराइजा फंजाई फास्फोरस न्यूट्रिशन में हेल्प करती है बाय सिंथेसिस ऑफ पॉलीफॉस्फेट। Another important role of phosphorus is formation of phytates. And these phytates occur in seed and grain. तो सीड्स में ये रहते हैं। मेजर जो फॉर्म है फास्फोरस की, फाइटेट फॉर्म किसमें मिलती है, सीड्स में मिलती है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइटेट का जो प्रपोर्शन है वो कहाँ ज्यादा होता है, किसमें रहता है, वो सीड में रहता है। अब ये फाइटेट्स क्या है, ये फाइटेट्स क्या है, साल्ट्स ऑफ फाइटिक एसिड, साल्ट्स ऑफ फाइटिक एसिड। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइटिक एसिड क्या है, तो फाइटिक एसिड किससे होते हैं, मायोइनोसाइटोल के स्टेरिफिकेशन से जो है फाइटिक एसिड्स बनते हैं। तो आप उसका स्ट्रक्चर किसी बुक में देख सकते हैं, यहाँ उसको डिस्कस करने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। मायोइनोसाइटोल, ये आपको एक नाम पता होना चाहिए, मायोइनोसाइटोल। इसके स्टेरिफिकेशन जब होता है, स्टेरिफिकेशन ओके फास्फोरिक एसिड से, तब क्या बनता है, फाइटिक एसिड बनते हैं। ये हमको पता होना चाहिए कि फाइटिक एसिड कहां से बनते हैं। और एक टर्म है फाइटिन। फाइटिन क्या होती है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ फाइटिक एसिड नोन एज फाइटिन। ओके, तो आपको क्लियर होगा फाइटेट्स क्या है, फाइटिक एसिड क्या है, मायोइनोसाइटोल क्या है एंड फाइटिन क्या है। तो जनरली जो प्लांट में रहते हैं क्या रहते हैं, फाइटेट्स रहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट के फॉर्म में भी रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटिन बोलते हैं। अब इन जो फाइटिक एसिड होती है, फाइटिक एसिड में बहुत अच्छी एफिनिटी होती है किसके साथ, आयरन के साथ, जिंक के साथ, आयरन, जिंक और दूसरी जो हैवी मेटल्स हैं इसके साथ फाइटिक एसिड एफिनिटी रखता है, तो इनके साथ क्या कर लेता है, कंबाइन कर देता है। इसी तरह से कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ भी ये रहता है। ओके, तो जब ये हैवी मेटल्स के साथ कंबाइन करता है फाइटिक एसिड्स, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी इनको करता है। तो ये फाइटेट का जो रोल है वो हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन में है, क्योंकि इनके साथ क्या करेगा, कंबाइन कर लेता है। दूसरा देखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ भी साल्ट में रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है फाइटेट्स की। अब ये जो फाइटेट्स हैं ये ट्यूबर क्रॉप में भी, रूट में भी रहते हैं, ट्यूबर क्रॉप में भी रहते हैं, ट्यूबर क्रॉप रूट में रहते हैं। और जो दूसरी फॉर्म है, और ये पॉलन ग्रेन में भी रहते हैं, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो ये फाइटेट्स टूटते हैं, और फाइटेट किससे टूटते हैं, फाइटेज एंजाइम से, फाइटेज एंजाइम। ओके, और ये फाइटेज एंजाइम क्या करेगा, फाइटेट को तोड़ेगा, तब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे। ओके, और इस फाइटेज एंजाइम के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, इस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए। तो इसी कारण से कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलन जर्मिनेशन में। तो ये अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉलन जर्मिनेशन में कैल्शियम का रोल क्यों है। तो उसमें क्या रहते हैं, फाइटेट्स रहते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन में मैंने आपको 3 चीजें बताई किसमें फाइटेट्स रहते हैं। नंबर 1 सीड में रहेगा, दूसरा ट्यूबर क्रॉप्स की रूट्स में रहेगा, तीसरा कहाँ रहेगा, पॉलन ग्रेन में काफी अमाउंट में रहता है। और पॉलन जर्मिनेशन के लिए इन फाइटेट्स का टूटना जरूरी है। किससे टूटेगा, फाइटेज एंजाइम से, और इस फाइटेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये एक फाइटेट का इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये जो फाइटेट है ये हैवी मेटल के साथ एफिनिटी रखते हैं। तो इसका मतलब कि क्या है कि जब इनका फाइटेज एंजाइम से डिग्रेडेशन होगा तो ये क्या होंगे,
रिलीज हो जाएंगे। अगर फाइटेट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये क्या करेंगे, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, उनके साथ बाइंडिंग कर लेगा, तो मेटल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में जैसे हमने अगर हमारा डाइट में फाइटेट ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, आयरन को जिंक को बाइंड कर लेगा और हमारे इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर फाइटेट की प्रपोर्शन हमारे फूड में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ओके, अब सीड जब जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन में ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन क्या होगा, जो फास्फोरस है, जो फास्फोरस का अबाउट 50% अमाउंट जो सीड में किसमें है, फाइटेट में है। तो फाइटेट क्या होंगे, डिग्रेड होंगे। और फाइटेट का डिग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। अब जब ये फाइटेट डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होंगे, फास्फोरस रिलीज होगा। और किससे होगा, ये फाइटेज एंजाइम से ही डिग्रेडेशन इसका होगा। अब ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो फाइट किसमें चले जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में चले जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में। और किसमें चले जाएंगे, ये मेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन में, बायोमेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में एज ए फॉस्फोलिपिड्स। तो फाइटेट के डिग्रेडेशन से सीड को हेल्प मिलती है, प्लांट को हेल्प मिलती है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होगा जिससे डीएनए आरएनए फर्दर बनेंगे। दूसरा क्या होगा, मेम्ब्रेन बनेगी फॉस्फोलिपिड्स में। तो फाइटेट का इंपॉर्टेंट रोल है सीड जर्मिनेशन में। ओके, तो फाइटेज एंजाइम की इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैंने आपको फास्फोरस के फंक्शन पढ़ाए और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। आप इसको नोट करें, और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि जो भी मैं नए लेक्चर बनाता हूं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और मेरी आप सभी का एडवाइस है कि जो मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं आप उसको जरूर देखें, ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हैं। और उनके साथ ही दूसरे लेक्चर्स को भी जरूर देखें, इससे आपका कंटेंट बढ़ेगा और डेफिनेटली आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।